वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट वीडियो का जो लास्ट टाइटल था वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का जो फर्स्ट टाइटल है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसका यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जनरल एक्सप्रेशन अगर होता है क्वाड्रेटिक का, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इक्वल 0। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिख लो। x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इसका यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट जो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, ठीक है। ये नेचर ऑफ रूट्स के लिए हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये क्या होता है, डी जो है ये रूट के अंदर जो वैल्यूज़ है उसको डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बोलते हैं। डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके हेल्प से हम लोग क्या क्या करेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको सिराचार फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। बट ये कि आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल 0 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल डायरेक्ट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना 2a होता है, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 12 है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 5 है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -3 है। डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पे, तो एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस बी का मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 25 माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना है, ए की जगह 12 है, इंटू सी की जगह कितना है, सी की जगह -3 है। तो यहाँ के पे प्लस का 3 हो जाएगा, अपॉन 2a करना है। 2a का मतलब 2 इंटू 12 कितना होगा 24। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना होगा 25, ठीक है। और ये कितना होगा 36 इंटू 4, तो 36 इंटू 4 144 होगा आई थिंक, ठीक है। देख लेना आप, 144, हाँ 144 होगा, अपॉन कितना होगा 24, ठीक है। अब यहाँ से क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। ये होगा -5, अच्छा ये 25 और प्लस 144 कितना होगा 169 का अंडर रूट कितना होगा 13 होगा, तो प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई कितना होगा 24। अब जो है x की वैल्यू ये आ गई, तो x की यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिलने वाली है। एक बार हम यहाँ पे प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो जब प्लस लेंगे तब क्या आने वाला है, -5 प्लस 13 बाई 24, ठीक है। तो ये कितना होगा, 8/24, 8/24 मीन्स 1/3। तो एक बार x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, कब, जब आपने पॉजिटिव लिया, प्लस साइन लिया, ठीक है। एक बार माइनस साइन यूज़ करते हैं, तो माइनस साइन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। x की जो दूसरी वैल्यू होगी -5 माइनस 13 डिवाइडेड बाई कितना होगा 24, ये टोटल कितना होगा -18/24, ठीक है। तो 6 से काट दो 3 एंड नीचे कितना होगा 4 होगा, तो -3/4। x की वैल्यू आ गई, एक -3/4 और दूसरी क्या है 1/3। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जनरल कैलकुलेशन था, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना था, सोल्यूशन आपको मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है,
यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द फॉलोइंग में एक्सप्रेशन क्या दिया है, √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। x इक्वल क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से अगर डायरेक्ट देखें तो b की जगह 11 है तो -11 होगा, प्लस माइनस √b² मतलब 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4ac, तो 4 इंटू a की जगह कितना है, √3 है, और c की जगह कितना है, c की जगह है 6√3, ठीक है, अपॉन 2a होगा। 2a का मतलब 2√3, ये कितना होगा, -11 प्लस माइनस √121 माइनस ये कितना होने वाला है, ये 3√3 होगा, 3 इंटू 6 18 होगा, 18 इंटू 4 कितना होगा 72, तो माइनस का 72 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2√3, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया -11 प्लस माइनस 121 माइनस 72, 121 माइनस 72 कितना होने वाला है 49, ये होगा √49 डिवाइडेड बाई कितना 2√3। अच्छा इसको लिख देते हैं -11 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट कितना होगा 7 होगा डिवाइडेड बाई 2√3। तो x की वैल्यू ये मिल गई है ये। अब एक बार प्लस यूज़ कर लो, एक बार माइनस यूज़ कर लो। तो एक बार प्लस यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो अगर हम प्लस लेते हैं तो कितना होगा -11 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2√3। तो ओवरऑल कितना आएगा माइनस का 5 डिवाइडेड बाई नहीं माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2√3, 2 से कैंसिल आउट कर दो कितना होगा माइनस का 2 बाई √3। पहला आंसर ये है। दूसरा x इक्वल माइनस यूज़ कर लो तो -11 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2√3, ये कितना होगा -18 बाई 2√3, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट कर दो तो 9 होगा, तो माइनस का 9 अपॉन √3 मिला। चाहो तो आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, रेसलाइज कर दो इसको, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा -9√3, नीचे होगा 3, कैंसिल आउट होने के बाद कितना होने वाला है 3 माइनस 3√3। तो फाइनली जो है x की दो वैल्यूज़ मिली है, एक माइनस का 2 अपॉन √3 और दूसरा -3√3, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइटल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइटल क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक है, मान लो आपके पास क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू भी होगा, मैंने बताया था इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होता है d इक्वल क्या होता है b² माइनस 4ac, ये होता है, ठीक है। अब d पे डिपेंड करता है इस क्वाड्रेटिक का नेचर, d पे डिपेंड करता है इस क्वाड्रेटिक का नेचर, ठीक है। अब क्या क्या केस हो सकता है उसको देखते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, याद रखना। दो चीज़ हो सकता है, या तो d ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होगा या फिर d लेस देन 0 होगा, ठीक है। जब भी d ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होगा तब जो नेचर ऑफ रूट होगा वो क्या होगा, जो नेचर ऑफ रूट होगा वो ये होगा कि रूट्स होंगे रियल एंड, पहले रियल की बात कर लेते हैं। रूट्स कैसा होगा, रियल होगा, और ये कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। याद रखना कोई भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसका नेचर कौन बताता है, उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बताता है। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। अब d के लिए दो केस हो सकता है, d या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। d जब भी पॉजिटिव होगा तो आंसर जो मिलने वाला है, मतलब जो रूट्स मिलने वाले हैं वो रियल होंगे, और d जब भी नेगेटिव होगा तो जो रूट्स मिलने वाले हैं वो इमेजिनरी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रियल में भी दो बातें हो सकती हैं, इस रियल पार्ट में भी दो बातें हो सकती हैं, इस रियल पार्ट में भी दो बातें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, या तो d 0 होगा, या तो d 0 होगा, या d पॉजिटिव होगा। d या तो 0 होगा क्योंकि यहाँ d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है ना, तो d 0 के बराबर भी हो सकता है, और d पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अच्छा इस केस में क्या होता है, इस केस में रूट्स क्या आते हैं, इस केस में रूट्स जो होते हैं वो रियल तो होते ही हैं, क्योंकि d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे रूट्स रियल मिलने वाले हैं, रियल तो होते हैं बट इक्वल आएंगे। क्या आएंगे, इक्वल। और इस केस में क्या होंगे, रूट्स रियल तो होंगे ही
बट डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो ये केस आपको याद रखना है। नेचर ऑफ फ्रूट्स कौन डिसाइड करता है? डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, ठीक है। डी या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो रियल रूट्स मिलने वाले हैं और नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। अब रियल में भी दो केस हो सकता है, या तो डी 0 के बराबर होगा या डी नॉन नेगेटिव नंबर होगा, नॉन नेगेटिव। अच्छा, अगर रूट्स रियल होंगे, अगर डी 0 के बराबर होगा तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे बट इक्वल होंगे। रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और अगर डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ठीक है। रूट्स कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग, फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। ये बताना आपको। इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब मैंने बताया था, क्या बताया था, एक बार और देख लो। मैंने ये बताया था कि d होता है b² - 4ac, ठीक है। d डिसाइड करता है कि रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। d के लिए दो केस हो सकता है, d या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। जब पॉजिटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स रियल होंगे। और जब ये नेगेटिव होगा तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। मतलब रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, रूट्स मिल ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें भी दो केस होगा। कौन कौन सा केस होगा? या तो डी 0 के बराबर होगा या डी नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके, तो इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में जब डी = 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल आएंगे, ठीक है। और इस केस में क्या होगा? रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट आएंगे, डिस्टिंक्ट, ठीक है। यही आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। रूट्स इक्वल होंगे। रूट्स इक्वल किस केस में होता है? जब डी 0 होता है। रूट्स इक्वल कब कब होता है? जब डी 0 के बराबर होता है, ठीक है। और डी का मतलब क्या होता है? b² - 4ac। इसका मतलब ये है कि आपको b² - 4ac करना है, b² - 4ac करना है। अच्छा, मैंने इक्वेशन तो लिखा ही नहीं है, तो इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन है कि -12x² + 2k - 12x + 2 = 0। ये है इक्वेशन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। फाइनली आपको करना क्या होगा? डी की वैल्यू को 0 करना है, क्योंकि डी 0 पे रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल होंगे, ठीक है। आपको वही कंडीशन दिया है, इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो डी को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा, ठीक है। डी को 0 कर लेते हैं। डी का मतलब क्या होता है? b² - 4ac। अब डायरेक्ट करते हैं। b का मतलब x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट ये पूरा है, ठीक है। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 2k - 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, -4ac करना है, तो a की जगह कितना है? a की जगह ये है, कितना है? k - 12 और c की जगह कितना है? c की जगह 2 है। दिस इक्वल 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा k - 12 का होल स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे कितना होगा? ये 8 हो जाएगा। 8k - 12 इक्वल कितना? 0। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ। 4 कॉमन लेके 0 में डिवाइड कर दो, तो यहाँ मिलेगा k - 12 होल स्क्वायर माइनस 2k - 12 इक्वल कितना? 0। अब देखो k - 12 भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो k - 12 अगर कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा k - 12, ठीक है। और यहाँ बचेगा माइनस का, ये तो कॉमन है, माइनस का 2 बचेगा, इक्वल कितना? 0। अब देखो यहाँ पे ये हो गया k - 12 और यहाँ पे क्या मिलेगा? k - 14 इक्वल कितना? 0। अब देखो दो फैक्टर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो k - 12 क्या होगा? 0 के बराबर, और k - 14 इक्वल 0। तो यहाँ से आंसर क्या मिलने वाला है? यहाँ से आंसर k = 12 मिलेगा और यहाँ से आंसर k = 14 मिलेगा,
ठीक है, मतलब 2 आंसर है आपके पास। तो ये आपका फाइनल आंसर है। की वैल्यू निकालना था, या तो वो 12 होगा या तो वो 14 होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे डी इक्वल 0 करना था। ओके, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल 0 हैज़ रियल रूट्स। यहाँ पे क्या है, हैज़ रियल रूट्स। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब सोल्यूशन इसका देखो, तो सोल्यूशन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर रियल रूट्स। तो फॉर रियल रूट्स आप जानते हो, रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। अब डी क्या होता है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर के बगल वाला क्या होता है, ठीक है, के बगल वाला क्या होगा, सॉरी एक्स के बगल वाला क्या होगा, बी होगा। तो इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है 9 है, इंटू सी की जगह कितना है 4 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये कितना होगा 9k स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 9 इंटू 4 36 इंटू 4 144 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो के स्क्वायर माइनस ये कितना होगा, ये 16 होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब 9 को मैं क्या कर सकता हूँ, 0 में डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ मिलेगा के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप के स्क्वायर माइनस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसके बाद 2 फैक्टर होगा, के प्लस 4 होगा, और दूसरा क्या होगा, के माइनस 4 होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी है, अगर इक्वालिटी सिर्फ रहता तो आंसर क्या आता, के की जगह -4 और के की वैल्यू 4 और -4 आपका आंसर होता। बट यहाँ पे इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी को डील करने के लिए आपको पास कोई रूल नहीं है, बट ये कि मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी। ठीक है, अब एक इनइक्वालिटी के लिए क्या करना होगा, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। अब यहाँ से जो आंसर मिल रहा है आपको, वो उस पर प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे। जैसे मान लो यहाँ से k प्लस 4 इक्वल 0 करते हैं आप, तो k का वैल्यू कितना मिलता है -4, तो -4 ड्रॉ कर लो यहाँ पे। और यहाँ से k माइनस 4 इक्वल 0 करते तो k का आंसर क्या मिलता, 4 मिलता, तो 4 भी ड्रॉ कर लो। ऑफ कोर्स 4 के लेफ्ट में -4 होगा, ठीक है ना, और -4 के लेफ्ट राइट में क्या होगा, 4 होगा। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे आपने -4 और 4 को लोकेट कर लिया है। अब करना क्या है, अब ये जो है ये अलग खेल है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी, ये आप 11th में पढ़ोगे। यहाँ पे करना क्या होगा कि इसको देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ। ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है, पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है लाइफ में, हमेशा पॉजिटिव रहना भी चाहिए। अब देखो ये बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, तो यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। देखो यहाँ पे 3 पार्ट है, नंबर लाइन पे 2 नंबरों को लोकेट करने के बाद ये पूरा नंबर लाइन जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट बीच वाला, तीसरा पार्ट ये। तो करना क्या है आपको, यहाँ से राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस करना है। क्या करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आपको याद और कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट मेथड है, इसको वेरी कर्व मेथड कहते हैं। अब क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पे क्या आपने सीखा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो पॉजिटिव तो एक ये पार्ट है और पॉजिटिव इधर है, बीच वाला तो नेगेटिव है, -4 और 4 के बीच में क्या है, नेगेटिव है। तो आपका आंसर कैसे लिखोगे आप बोलोगे कि के, आप के निकाल रहे हो ना, कि पॉजिटिव कब है, 4 से ग्रेटर वैल्यू के लिए, 4 से ग्रेटर वैल्यू के लिए। चूंकि यहाँ पे इक्वालिटी है तो आप यहाँ इक्वालिटी यूज़ कर लो। यहाँ से आपको आंसर दिख रहा है कि पॉजिटिव वाला आपका आंसर है, तो आप क्या ढूंढ रहे हो, के ढूंढ रहे हो। तो पॉजिटिव कहाँ है, के 4 से आगे आपने लिख दिया, बीच में क्या होगा, और होगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इधर पॉजिटिव हो, ठीक है, -4 के पीछे आप पॉजिटिव हो, तो के कहाँ पॉजिटिव है, -4 के पीछे, और चूंकि यहाँ पे इक्वालिटी है तो यहाँ भी इक्वालिटी। तो फाइनली ये आपका आंसर है। ऐसे ही आंसर देना है आपको, ठीक है, ऐसे ही आंसर देना है, इक्वालिटी वाले क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर देना है। ठीक है, सपोज आपका इक्वालिटी ऐसा होता, लेस देन और इक्वल टू होता,
तब नेगेटिव मिलता। अब क्या बोलते हैं कि मैं नेगेटिव हूँ, मैं 0 से छोटा हूँ मतलब नेगेटिव हूँ, तो बीच वाला आपका आंसर होता। उस केस में क्या होता है, आंसर आपका -4 और 4 के बीच में होता, -4 और 4 के बीच में आपका आंसर होता। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था और इम्पॉर्टेंट भी था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइटल है बच्चों, ये और भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है ना, ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। वर्ड प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन ये है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं। क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखते हैं कितने टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम बन सकते हैं। ठीक है ना, तो लिख लो किस किस टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे और कितने टाइप्स के जो है क्वेश्चन बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड, वो देख लेते हैं। तो पहला है नंबर सिस्टम पे बेस्ड, नंबर सिस्टम पे बेस्ड। ठीक है ना, सेकंड है एज प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड प्रॉब्लम, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड प्रॉब्लम, स्पीड प्रॉब्लम। ठीक है, फोर्थ वन वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। ठीक है, फिफ्थ आता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। ठीक है, सिक्स क्या है, मेंसुरेशन, सिक्स होता है मेंसुरेशन। एंड लास्ट मिसलेनियस आता है। ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये 7 टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग अलग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के जो है वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। अब मेथड नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन से ही मैं मेथड बता दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन में ही मैं मेथड आपको समझा दूंगा। तो इतने टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। ओके बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहला जो टाइप था वो क्या था, नंबर सिस्टम पे बेस्ड। तो नंबर सिस्टम पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट था। अच्छा, इस पे क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, अ 2 डिजिट नंबर इज, अ 2 डिजिट number is such that the product of the digit is 12. The product of the digit is 12 when 36 is added to the number. When 36 is added to the number, the digits interchange their places. The digit interchange their places. ठीक है, find the 2 digit number. Find the 2 digit number. ठीक है, अब इसका सोल्यूशन पार्ट देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना है आपको, 2 डिजिट नंबर लेना है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 12, ये दिया है। ठीक है, व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो पहले जो है 2 डिजिट नंबर आपको लिखने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा यूनिट प्लेस क्या है और टेंस प्लेस क्या है। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ लेट द टेंस डिजिट ऑफ नंबर इज एक्स। टेंस डिजिट नंबर जो है मैं क्या मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या है, 12 है। इसका मतलब ये तो एक्स है, टेंस प्लेस वाला डिजिट है, तो एक्स इंटू
यूनिट प्लेस, क्योंकि यूनिट प्लेस वाला भी एक नंबर डिजिट होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 12 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यूनिट प्लेस यहाँ से क्या निकलेगा? यूनिट प्लेस डिजिट, एक्चुअली में ये डिजिट है, कितना आएगा? 12/x। ठीक है, तो अब डिसाइड है, क्या डिसाइड है? टेंस प्लेस डिसाइड है और यूनिट प्लेस आपको मिल गया। यूनिट प्लेस डिजिट आपको मिल गया 12/x और टेंस प्लेस डिजिट क्या है? x है। तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर विल बी, 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते हो आप? 10 इंटू एक्स डिजिट, टेंस डिजिट प्लेस, ठीक है, क्या है? x है। तो टेंस डिजिट प्लेस क्या है? x है। तो 10x प्लस यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 12/x, 12/x। ये आपका नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? When 36 इज एडेड टू द नंबर, जब नंबर में, नंबर तो मिल चुका है, जब नंबर में 36 ऐड किया जा रहा है तब क्या हो रहा है? डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट जो है अपना प्लेस इंटरचेंज कर दे रहा है। ठीक है, फिर अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 36 ऐड करना है ना, तो 10x प्लस 12/x। जब आप 36 नंबर में ऐड कर रहे हो तब क्या हो जा रहा है? डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस का क्या मतलब है? जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट होगा वो टेंस प्लेस वाला बन जाएगा और जो टेंस प्लेस वाला डिजिट होगा वो यूनिट प्लेस वाला बन जाएगा। ठीक है, तो अब नंबर क्या हो जाएगा? अब नंबर होगा 10 इंटू ये 12/x प्लस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करते हैं। ये हो गया 10x प्लस ये हो गया 12/x। ठीक है, आगे ये कितना होगा? इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का 120/x दिख रहा है मुझे और माइनस का x इक्वल 36, -36। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नीचे मुझे x जो है क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे x एलसीएम दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड, x एलसीएम दिख रहा है। तो ये कितना होगा? ये होगा 10x² और प्लस का ये होगा 12, माइनस का कितना होगा? 120। ठीक है, और ये क्या होगा? माइनस का x² इक्वल -36। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 10x² और -x² कितना होगा? 9x²। 12 माइनस 120 -108। ठीक है, इक्वल ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 36x। ठीक है, तो फाइनली जो है -36x को इधर लेके आओ तो 9x² प्लस का 36x और क्या होगा? माइनस का 108 इक्वल कितना? 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप? 9 से डिवाइड कर सकते हो तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 4x। ये कितना होगा? 12 इक्वल कितना? 0। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज कर लो। तो ए की जगह 1 है, सी की जगह -12 है। ठीक है, आपको लाना क्या है? 4 लाना है। तो क्या किया? 6 × 2 यूज़ कर लिया गया, 6 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 6x माइनस का 2x और माइनस का 12 इक्वल कितना? 0। यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 6, यहाँ पे -2 कॉमन तो x प्लस 6 इक्वल कितना? 0। अब दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 6, तो क्या मिलने वाला है? x -2, x -2 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई? -6 और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई? 2। ठीक है, अच्छा ये निगलिजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -6 आंसर नहीं आ सकता। डिजिट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिजिट आपको पता है ना डिजिट क्या होता है? डिजिट 0 से लेके 9 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट होता है। तो ये एक्सेप्टेबल होगा। अब क्या करना है आपको? आपको नंबर लिखना है, 2 डिजिट नंबर बताना है। तो 2 डिजिट नंबर आपका ये रहा, ये रहा। ठीक है, x आपको पता चल गया है तो नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रख देते हैं। तो 10 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 12/2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 20। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? 26। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको नंबरों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप क्या था बच्चों? टाइप सेकेंड था एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं एक। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, नोट करो। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स
द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अर्जुन्स एज 3 year ago and 5 year from now is 1/3. Find the present age of अर्जुन. ठीक है, ये बताना है. क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है. ठीक है, क्या बोल रहा है? सम ऑफ रेसिप्रोकल, ये ध्यान देना आपको. ठीक है, ऑफ अर्जुन इज 3 year ago, 3 year ago 3 साल पहले, एंड 5 year फ्रॉम नाउ, आज के 5 साल बाद, इज 1/3. फाइंड द एज ऑफ प्रेजेंट एज, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन. तो अर्जुन का प्रेजेंट एज बताना है आपको. तो उसको सपोज कर लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन विल बी, प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन इज X year, ये मान लो. ठीक है, अब 3 साल पहले जाना है, तो 3 year एगो क्या होगा? एज अर्जुन का क्या होगा? X-3 year होगा. ठीक है, और 5 year फ्रॉम नाउ, तो 5 year फ्रॉम नाउ क्या होगा? अर्जुन का एज, ये एज निकाल रहे हो, X प्लस क्या होगा? 5 होगा. ठीक है, ईयर. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अर्जुन एज 3 year ago एंड 5 year फ्रॉम नाउ इज 1/3. सम करना है इनके रेसिप्रोकल का, इनके एज के रेसिप्रोकल का. तो कितना होगा? 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल कितना? 1/3. ठीक है, यही है क्वेश्चन में. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है कंडीशन. अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा x-3 x+5. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो x+5 प्लस x-3 इक्वल 1/3. ये कितना होगा? 2x+2 डिवाइडेड बाई कितना होगा? x² प्लस का 2x -3 + 5 प्लस का 2x और माइनस का 15 इक्वल कितना? 1/3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलने वाला है? यहाँ पर हो जाएगा 6x + 6 इक्वल x² प्लस 2x माइनस 15. अब सबको इधर लेके जाओ, तो x² ये कितना होगा? 6 उधर जाएगा तो -6, तो माइनस का 4x मिलने वाला है. और ये कितना होगा? माइनस का 6, 21 इक्वल 0. ठीक है, अब इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है. तो ए की जगह 1, सी की जगह -21, तो फैक्टर क्या होगा? 7 × -3, तो x² माइनस 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इक्वल 0 हो जाएगा. तो यहाँ से x कॉमन, तो x -7 प्लस 3 कॉमन, तो x -7 इक्वल 0. अब कॉमन क्या है? x -7 क्या मिलने वाला है? x + 3 इक्वल कितना? 0. तो यहाँ से x की वैल्यू 7 और यहाँ से x की वैल्यू -3. ये निग्लिजिबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एज निगेटिव नहीं हो सकता. आपका आंसर फाइनली ये है, x = 7. तो आपको प्रेजेंट एज बताना था. प्रेजेंट एज अर्जुन का क्या माने थे आप? x ईयर. तो प्रेजेंट एज अर्जुन का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन, ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 year. इससे ये भी पता चलता है कि अर्जुन एक बच्चा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके बच्चों, टाइप 3 देखते हैं. टाइप 3, ठीक है. टाइप 3 क्या था? वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस, स्पीड. टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये था. ठीक है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. तो क्वेश्चन है, अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 3 hours less for a journey of 360 किलोमीटर. ठीक है, उसके बाद इफ इट्स
स्पीड इज increased by 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, ठीक है, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, स्पीड बताना है ट्रेन का, वो भी यूजुअल, जिससे वो हमेशा चलता है, ठीक है। अच्छा, पैसेंजर ट्रेन जो है टेक्स 3 आवर लेस, 3 आवर लेस ले रहा है फॉर अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर इफ़ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाई 10 किलोमीटर, अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, फ्रॉम इज यूजुअल स्पीड फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो इस केस में क्या करोगे आप, पहले यूजुअल स्पीड ही मान लो। इन जनरली मैं ऐसे केस में, मतलब टाइम डिस्टेंस स्पीड के प्रॉब्लम में हमेशा दिमाग टाइम को लेके कैलकुलेट करना, हमेशा आप टाइम पे दिमाग लगाना, ठीक है ना। अच्छा, टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका भी ख्याल रखना आपको, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं जस्ट अ सेकेंड, उसका सोल्यूशन देखो। अब क्या करना पड़ेगा, यूजुअल स्पीड मानना पड़ेगा क्योंकि वही पूछा है। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन मतलब पैसेंजर ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाई गई है, कितना बढ़ाया गया है, आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड, ठीक है। ट्रेन की स्पीड क्या होने वाली है, x + 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप खुद से एक सवाल करो, अच्छा कि जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा। अच्छा, जब स्पीड नहीं बढ़ा था तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, या जो भी लग रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम का डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है, टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 है। बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, 3 आवर लेस लग रहा है ना, तो दोनों टाइम पे क्या हो रहा है, टाइम का डिफरेंस 3 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम का डिफरेंस ही निकाल लेते हैं, T2 - T1 = 3 कर लेते हैं, ठीक है। T2 का मतलब क्या होगा कि जब टाइम ज़्यादा लग रहा है, कब चलेगा, जब यूजुअल स्पीड से चलेगा तब टाइम ज़्यादा लगेगा। T1 का मतलब जब स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है, जब स्पीड बढ़ा देगा तो कम टाइम लगेगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो T2 का मतलब क्या होगा, है तो टाइम ना, T2 का मतलब है तो टाइम ही, तो टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था, 360, स्पीड, टाइम कब ज़्यादा लगेगा, ठीक है, जब वो यूजुअल टाइम से चलेगा, यूजुअल स्पीड से चलेगा। तो यूजुअल स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस T1 का मतलब जब उसने स्पीड बढ़ाया, ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने के बाद टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 360 डिवाइडेड बाई क्या होगा, स्पीड, अब क्या होगा, स्पीड कितना बढ़ा है, x + 10, तो x + 10 इक्वल कितना होगा, 3। बस इसको सॉल्व कर लेना है, ख़त्म कहानी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं फिर। ऊपर से देखो 360 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1/x + 10 इक्वल कितना, 3। अच्छा, 360 को मैं नीचे डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ नीचे, इन दोनों के बीच एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा x + 10, ठीक है। ये कितना होगा, x + 10 और माइनस का x और इंटू 360 तो है ही, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इक्वल 3। अब यहाँ से x कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको 120 टाइम। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये हो जाएगा x² + 10x, ये मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा तो x² + 10x। अच्छा, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 120 × 10 1200, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये कितना है, x² + 10x और ये उधर जाएगा तो माइनस का 1200 इक्वल कितना, 0। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू -1200 है और a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 10 है। तो ऐसा फैक्टर ढूंढना है जैसे कि आपको क्या मिल जाए, 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि 10 मिल जाए। तो क्या होगा, 40 और 30 होगा, x² प्लस का 40x ले लो माइनस का 30x माइनस 1200 इक्वल कितना होगा, 0। यहाँ से x कॉमन, तो x + 40
और यहाँ से -30 कॉमन, तो क्या होगा x + 40 = 0। तो ओवरऑल कॉमन क्या है, x + 40, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x - 30 इक्वल कितना 0। यहाँ से x - 40 और यहाँ से x 30। अब आपको पता होगा कि स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, फाइनली आंसर ये है आपका, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड को लेके, तब आपको क्या करना होगा, हमेशा डिफरेंस सोचना है, या फिर आपको टाइम में सोचना है। टाइम में क्या हम इक्वालिटी बना सकते हैं, टाइम में क्या हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, टाइम में क्या हम इक्वालिटी जनरेट कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ टाइप देखते हैं। ओके बच्चों, फोर्थ टाइप देखते हैं, फोर्थ टाइप। ठीक है, फोर्थ टाइप। तो फोर्थ टाइप क्या है वो देखते हैं। ठीक है, फोर्थ टाइप क्या था, वर्क प्रॉब्लम था, वर्क प्रॉब्लम। तो वर्क प्रॉब्लम में क्वेश्चन देखो, ठीक है, कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन fill a cistern in 3 and 1/13 minute। ठीक है, if one pipe takes 3 minutes more than the other pipe to fill it, then find the time in which each pipe would fill the cistern। ठीक है, ये बताना आपको। ओके, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, इस तरह के लिए जो है आपके पास क्या अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ कि मैं काम कर रहा हूँ किसी खेत में, और मैं क्या कर रहा हूँ, खेत की जुताई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं खेत जोत रहा हूँ, तो मैं एक खेत को 10 दिन में जोत रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि एक दिन का काम बताओ, एक दिन का तुम्हारा काम बताओ, तो 1/10 होगा। उस खेत का 1/10 पार्ट मैं जोत दूंगा एक दिन में। ठीक है, यही अप्रोच लगाना है हमेशा किस तरह की प्रॉब्लम में, वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं इसको, वही अप्रोच लगाएंगे। एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या है, पढ़ते हैं। 2 पाइप है, 2 पाइप है, दोनों एक साथ जो है काम कर रहे हैं। फिल असिस्टेंट इन 3 and 1/13 मिनट। ठीक है, इसको अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो क्या होगा, 40/13 मिनट। इफ़ वन पाइप टेक 3 मिनट मोर देन द अदर पाइप, इफ़ वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन द अदर पाइप। ठीक है, देन फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टम। ठीक है, तो लेट भाई, एक पाइप जल्दी भर देगा, एक पाइप थोड़ा लेट भर रहा है। ठीक है, तो लेट क्या मान रहा हूँ, द फास्टर पाइप कैन फिल द सिस्टम इन x मिनट। x मिनट में क्या हो रहा है, वो भर दे रहा है। अच्छा, अगर x मिनट में भर दे रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा फास्टर पाइप, 1/x पार्ट भरेगा। ठीक है, 1/x पार्ट। ओके, अगर फास्टर पाइप x मिनट ले रहा है तो स्लोअर पाइप कितना टाइम लेगा, स्लोअर पाइप आप खुद सोचो, स्लोअर पाइप कितना टाइम लेगा, x + 3 मिनट लेगा। ठीक है, और 1 मिनट में वो कितना भरेगा, 1/x + 3 पार्ट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखो, दोनों पाइप कितने मिनट के लिए चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों पाइप जो है
कितने मिनट के लिए चल रहे हैं? 40/13 मिनट के लिए चल रहे हैं। दोनों पाइप कितने मिनट के लिए चल रहे हैं? 40/13 मिनट के लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में फास्टर पाइप 1/x पार्ट भर रहा है, तो 40/30 मिनट में, ठीक है, फास्टर पाइप कितना पार्ट भरेगा? कितना पार्ट भरेगा? मल्टीप्लाई कर दो, 40/13 इंटू 1/x कितना होगा? 40/x पार्ट। ठीक है, और 40/30 मिनट में जो स्लोअर वाला पाइप है, स्लोअर वाला जो पाइप है वो कितना पार्ट भरेगा? तो 40/13 इंटू 1/x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 40 अच्छा ये 13 होगा ना, नीचे 13, 40 कितना होगा? 13x प्लस 3। ठीक है, पार्ट, ये पार्ट है, पार्ट। अब देखो दोनों पाइप मिलके जो है सारा काम कंप्लीट कर देंगे। कितने मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं? 40/30 मिनट में कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके बच्चों, थोड़ा सा ये कैमरे में नहीं आया होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। 40/30 मिनट में फास्टर पाइप जो है कितना पार्ट फिल करेगा? 40/13 इंटू 1/x, दिस इक्वल 40/13x। और स्लोअर पाइप जो है 40/30 मिनट में कितना फिल करेगा? 40/13 इंटू 1/x प्लस 3, कितना हो जाएगा? 40/13 इंटू x प्लस 3। अब देखो दोनों पाइप मिल के सारा पार्ट भर देंगे इस स्टैंड का। ठीक है, सारा पार्ट का मतलब क्या है? वन पार्ट, वन कंप्लीट पार्ट। तो ये और ये मिलके वन कंप्लीट पार्ट क्या करेंगे? फिल कर देंगे। तो इनका सम 1 के इक्वल कर देते हैं। तो 40/13x प्लस 40/13x प्लस 3 इक्वल कितना कर देते हैं? 1 पार्ट। ठीक है, दोनों मिलके पाइप का 1 पार्ट कंप्लीट कर दे रहा है। ओके, 40/13 कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो 1/x प्लस यहाँ पे 1/x प्लस 3 इक्वल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस। 14/13 उधर जाके कितना बनेगा? जगह कम है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। ओके, इक्वेशन क्या था? 14/13, यहाँ पे था 1/x प्लस यहाँ पे था 1/x प्लस 3 इक्वल कितना? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे क्या होगा? x प्लस 3, ऊपर क्या होगा? x प्लस 3 प्लस x, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या होगा? 13/40। अब ऊपर क्या होगा? 2x प्लस 3, अच्छा नीचे क्या होगा? x² प्लस 3x इक्वल कितना? 13/40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद कितना होगा? ये हो जाएगा 80x प्लस कितना होगा? 120 इक्वल कितना होगा? 13x² और प्लस का 39x। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया 13x² और 80 जब उधर जाएगा तो कितना होगा? माइनस का 41x, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 120 इक्वल कितना होगा? 0। अब इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना थोड़ा टफ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 13 है और यहाँ 1-120 है, तो करते हैं एक बार ट्राई। तो ये हो गया 13 इंटू -120। इसको ऐसे 2 फैक्टर में सब डिवाइड करना है ताकि -41 मिल जाए। तो ये हो जाएगा 13, इसको करते हैं इसको हम लिखते हैं 5 इंटू कितना होगा? ये 24 होगा। 24 इंटू 5 120। ठीक है, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो माइनस हम इसके साथ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा ये कितना होगा? 65 और कितना होगा? 65 और 24 इंटू -24। ठीक है, क्या ये दोनों मिलके हाँ दे देंगे 41 दे देंगे। ठीक है, तो हो गया फैक्टर 65 और -24, ये हो जाएगा 13x² माइनस का 65x माइनस इसके साथ ले लेते हैं, माइनस का 65x प्लस का 24x माइनस 120 इक्वल कितना? 0। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 13x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, यहाँ पे 24 कॉमन, तो यहाँ x माइनस 5 इक्वल कितना? 0। अब दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 5, क्या मिलेगा? 13x प्लस 24 इक्वल 0। यहाँ से x इक्वल 5 और यहाँ से x इक्वल -24/13। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि टाइम जो है क्या हो सकता है? निगेटिव नहीं हो सकता। x इक्वल 5 आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका जो आपको बताना क्या था? आपको बताना था कि कितना टाइम लेगा, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल दैट सिस्टम। ठीक है, तो जो फास्टर पाइप था वो कितना ले रहा था? x मिनट ले रहा था, तो x की जगह क्या आया? 5 आया, तो 5 मिनट होगा।
और जो स्लोअर पाइप होगा, स्लोअर पाइप, वो कितना टाइम लगेगा, एक्स प्लस क्या था, एक्स प्लस थ्री मिनट ले रहा था, तो कितना होगा 5 + 3 मीन्स 8 मिनट। ठीक है, तो 8 मिनट एंड 5 मिनट आपका आंसर है, 8 मिनट एंड 5 मिनट, ये और ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। हर चीज़ को पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, एक दिन का पार्ट देखना है कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, दैट्स इट। वो दिन हो सकता है, वो मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, फिफ्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, ये किस पे बेस्ड था, ये ज्योमेट्री पे बेस्ड था, ज्योमेट्री। ठीक है, अब ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is 6 meter more than twice the shortest side, ठीक है। if the third side is 2 meter, आगे बोल रहा है if the third side is 2 meter less than the hypotenuse, 2 meter less than the hypotenuse, find all side of triangle, find all side of triangle। ठीक है, ये बताना है आपको। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो आप जानते हो कि p² + b² इक्वल क्या होता है, h²। ये यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अब देखते हैं। हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, पहला तो हाइपोटेनस है, ठीक है, और एक शॉर्टेस्ट साइड होगा, शॉर्टेस्ट साइड जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, और एक थर्ड साइड होगा, तीसरा साइड भी होगा। ठीक है, तो अगर हम शॉर्टेस्ट साइड को x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो हाइपोटेनस क्या होगा, 2x + 6 होगा। शॉर्टेस्ट साइड की ट्वाइस से 6 मोर है हाइपोटेनस। ठीक है, अच्छा, थर्ड साइड के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। इफ़ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन हाइपोटेनस, थर्ड साइड जो है वो हाइपोटेनस से क्या है, 2 मीटर लेस है। तो 2 मीटर लेस करेंगे तो -2 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2x + 4। थर्ड साइड क्या होगा, 2x + 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये नहीं पता ये बेस है या परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस पता है। ठीक है, तो इतना पता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर, ये है, ये होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप कुछ भी ले लो, शॉर्टेस्ट साइड ले लो बी की जगह, या फिर थर्ड साइड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2x + 4 ही ले लेते हैं इसकी जगह, बी की जगह 2x + 4 लेते हैं, प्लस पी की जगह ये ले लेते हैं x² इक्वल h² का मतलब ये तो फिक्स है 2x + 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो a + b होल स्क्वायर लगा दो तो कितना होगा, 4x² + 16 प्लस ये कितना होगा 16x प्लस x² इक्वल ये कितना होगा 4x² प्लस 36 प्लस 2ab करते हैं तो 24x, ये होगा। ठीक है, 4x² से 4x² कैंसिल आउट, और जो 16 उधर जाएगा तो कितना होगा 8x क्वाड्रेटिक बनने वाला है। यहाँ पे क्या होगा x², आप इसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x। अच्छा, 36 इधर आएगा तो -36 मतलब -20 बचने वाला है इक्वल 0। ठीक है, अब ये थोड़ा आसान हो गया, ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, अच्छा 20 है, सी की जगह -20 है, यहाँ पे ए की जगह 1 है और बी की जगह -8 है, इसको फैक्टराइज करना है तो x² - 10x + 2x यूज़ कर लो, -20 इक्वल कितना 0, x कॉमन तो क्या होगा x - 10। ठीक है, +2 कॉमन तो x - 10 इक्वल 0, यहाँ पे x - 10 कॉमन तो x + 2 इक्वल 0, x क्या मिल जाएगा यहाँ पे 10 और यहाँ से x क्या मिलेगा -2,
ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइड जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स क्या होगा? 10 मीटर। अब तीनों साइड बताना है, तो एक्स मिल गया 10 मीटर। एक्स क्या माने थे आप? शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड क्या हो गया? ये एक्स था। एक्स किसके बराबर है? 10 मीटर के बराबर है। ओके, उसके बाद थर्ड साइड क्या था? थर्ड साइड था 2x+4। 2x+4, तो x की जगह कितना रखना है? 10 रखना है। तो 10 × 2 20+4 24 मीटर। ठीक है। अच्छा, हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस क्या है? 2x+6 था। 2x+6 तो कितना हो जाएगा? x की जगह 10 रखना है। 10 × 2 20, तो फाइनली 26 मीटर। तो हाइपोटेनस आया है 26। ठीक है। शॉर्टेड साइड क्या आया है? शॉर्टेड साइड 10 मीटर आया है। ठीक है। और थर्ड साइड कितना आया है? थर्ड साइड आया है 24 मीटर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ओके बच्चों, अगला टाइप है नंबर 6 टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या है? वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, मतलब एरिया, वॉल्यूम वगैरह आ सकता है। ठीक है ना। तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। अ रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड। ठीक है। हुज ब्रेथ जो है इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ब्रेथ जो है वो क्या है? 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ओके। इट्स एरिया इज टू बी, आगे दिया है इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क। ठीक है। ओके। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन made in the shape of what? Shape of an isosceles triangle. ठीक है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। with its base as the breadth of the rectangular park। ठीक है। आगे बोल रहा है and the altitude 12 मीटर है। ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले समझते हैं इसको। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है? 2 पार्क है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है इज डिजाइन टू बी हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ में कुछ है। इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर मोर देन, ये काम की बात है, 4 मीटर मोर देन द एरिया ऑफ, एक और एरिया है किसका? दूसरा पार्क है। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक और पार्क है जिसका शेप क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा है। विथ इट्स बेस एज द ब्रेड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जिसका बेस क्या है? ट्रायंगल का बेस क्या है? रेक्टेंगुलर पार्क के बेस की इक्वल है। एंड द एल्टीट्यूड इज 12, एल्टीट्यूड कितना है? 12 मीटर।
देन आपको लेंथ और ब्रेड्थ बताना किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। पहले क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, और दूसरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप पार्क है। ठीक है, यह भी एक पार्क ही है, दो पार्क है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप पार्क है, दो पार्क है, ठीक है ना। अच्छा, रेक्टेंगल के बारे में क्या बोला है, इसके पास क्या होगा, लेंथ होगा और क्या होगा, ब्रेथ होगा, ठीक है, बी होगा, जिसमें कंडीशन क्या है कि ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, तो अगर ब्रेथ को एक्स मान लेते हैं तो लेंथ क्या होगा, x+3 हो जाएगा, ज़्यादा है। ठीक है, लेंथ से जो है ब्रेथ जो है 3 मीटर लेस है, ये कम है, तो अगर ये x होगा तो ये x+3 होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप पार्क के बारे में ये बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो किसके बराबर है, रेक्टेंगुलर पार्क के बेस के इक्वल, रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेथ के इक्वल। ठीक है, ठीक है, तो इसका ब्रेथ क्या है, इसका ब्रेथ क्या था, x था, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसके ब्रेथ के इक्वल, रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेथ के इक्वल, तो कितना हो जाएगा, x मीटर। ठीक है, अच्छा, इसका एल्टीट्यूड क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ये कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, जस्ट अ सेकेंड, एल्टीट्यूड कितना दिया है, एल्टीट्यूड कहाँ पे है, यहाँ पे है, 12 मीटर। ठीक है, अब कुछ एरिया के बारे में कंपैरिजन है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले रेक्टेंगुलर पार्क का, तो क्या होगा, L इंटू बी होगा, तो L कितना है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, कैमरे में नहीं आ रहा है, तो L कितना है, L ये है x+3। अच्छा, ब्रेथ कितना है, x है, ठीक है, जिसका एरिया निकल गया। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, चूँकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस का मतलब लिख लेते हैं, बेस इंटू हाइट का मतलब एल्टीट्यूड, तो ये हो जाएगा हाफ, बेस कितना है x, हाइट कितना है 12, तो इसका एरिया इस A2 मान लेते हैं, इसका एरिया A1 मान लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, इट्स एरिया मतलब रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर मोर, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 4 मीटर मोर है, किसके, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पार्क। ओके, इसका मतलब A1 जो है वो 4 ज़्यादा है, किसके एरिया से, आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप्ड पार्क के, आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप्ड पार्क के। ठीक है, तो आपको कंडीशन लिखना है तो कंडीशन एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख चुका हूँ बट आया नहीं है कैमरे में, तो क्या है, इसका एरिया मतलब जो रेक्टेंगुलर पार्क है A1, इसका एरिया 4 मीटर ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप्ड पार्क के, इसका मतलब A2, ये कंडीशन है। अच्छा, A1 का एरिया कितना है, ये है, ये रहा, ये कितना होगा, x² + 3x इक्वल 4 प्लस A2 कितना है, A2 ये है, तो 2 से कैंसिल आउट कर दो, 6, तो 6x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो x², 6x इधर आएगा तो माइनस का 3x और माइनस का 4 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना बच्चों वाला काम हो गया, ठीक है ना, जो कि आप कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस का 4x और प्लस का x माइनस 4 इक्वल कितना, 0, x कॉमन तो x-4 और +1 कॉमन तो x-4 इक्वल कितना, 0, कॉमन क्या है, x-4, कितना आएगा, x+1 इक्वल कितना, 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और यहाँ से x की वैल्यू -1। ठीक है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब ये आपका आंसर है, x = 4 आपका आंसर है। बट आपको क्या बताना है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों। ठीक है, किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का, तो रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ कितना था, x+3 था, तो रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो क्या है, x+3, तो x+3 से कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेथ कितना है, x है, जो कि आ चुका है 4। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज दिस, रेक्टेंगुलर पार्क का आपको लेंथ और ब्रेथ बताना था। ठीक है, तो आप बता चुके हो। अच्छा, तो बच्चों इसके बाद क्या है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब जो आप अभी तक पढ़े हो वो मिला जुला के, कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, खैर वो अलग बात है। तो ये था सारा टाइप्स, वर्ड प्रॉब्लम का सारा टाइप्स। ठीक है, ओके, आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा।
आई होप सब कुछ समझ में आया होगा आपको। तो इन्जॉय करके पढ़ाई करो, ठीक है, इन्जॉय करके पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ, 100/100 इन योर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।